अगर ये परीक्षा एक पहाड़ है तो हम भी एक मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। हेलो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग इससे पहले इसका पहला चैप्टर पढ़ लिए होंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिए हैं। और हमारा परीक्षा 1 तारीख से स्टार्ट है, 1, 2, 3 और 3 तारीख को ही केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो समय बहुत पास में है, आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप दूसरा काम इधर से उधर कुछ भी करेंगे। तो आपके पास एक ही काम है और ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कुछ करने का। तो आपको सीधा बैठ के पढ़ना है। जो भी एनर्जी आप बिखेर के रखे वो एनर्जी समेटिए और कॉपी पेन को निकाल के इसको नोट कीजिए, ठीक है। और बढ़िया से समझते चलेंगे और आपको सारा कुछ यहीं पे याद करा देंगे। इसलिए बढ़िया से आपको बढ़िया से पढ़ना है। जितना ज़्यादा शिद्दत से पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग विलियन चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते हैं, समय को बर्बाद किए बिना, ठीक है। तो विलियन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कराते हैं कि जो इस दुनिया में जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसको दो आधार पे बांटा जाता है। एक भौतिकी आधार पे, एक भौतिक आधार पर और एक होता है रासायनिक आधार पर। एक किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार जब भौतिक आधार पे बांटा जाता है तो पदार्थ को 3 भाग में बांटा जाता है। एक हो जाता है ठोस, द्रव, गैस, जिसको आप सॉलिड बोलते हैं। एक लिक्विड हो जाता है और एक गैस हो जाता है, ठीक है। एक सॉलिड हो जाता है, एक लिक्विड हो जाता है, एक गैस हो जाता है। और यहाँ पर एक हो जाता है रासायनिक के आधार पर अगर बांटते हैं तो एक हो जाता है शुद्ध, एक क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और दूसरा जो हो जाता है मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। इस मिश्रण को ही बोलते हैं मिक्सचर। इस मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और इस शुद्ध, अब जब इस शुद्ध को 2 भाग में बांटते हैं तो यहाँ से बन जाता है आपका एलिमेंट, जिसको आप तत्व कहते हैं। और यहाँ से निकलता है यौगिक। कोई दिक्कत है? और फिर इस मिश्रण को फिर 2 भाग में बांटा गया है। एक हो जाता है समांगी, एक हो जाता है समांगी मिश्रण, एक हो जाता है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? कोई दिक्कत है? आप थोड़ा सा समझेंगे बढ़िया से। एक हो गया समांगी और एक हो गया विषमांगी। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब देखिए मिश्रण जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, अब ज़्यादा अंतर नहीं है। मिश्रण और यौगिक में ज़्यादा अंतर नहीं है। यह भी एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है, यह भी एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है। मिश्रण किसको कहते हैं? जिसका फार्मूला नहीं होता है। आपको पूछेंगे कि जल का फार्मूला होता है क्या, तो आप बोलेंगे कि जल का फार्मूला होता है H2O होता है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया? यौगिक हो गया। यह क्या हो गया? यौगिक हो गया। हम आपको पूछ लेंगे कि हवा बताओ, हवा का क्या होता है, तो आप बोलेंगे हवा का कोई फार्मूला नहीं होता है। इसमें अलग बात है कि गैस वगैरह है, लेकिन हवा का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो गया? मिश्रण हो गया। मिट्टी पूछ देगा आपको एग्जाम में, तो मिट्टी भी क्या हो गया? मिट्टी में बहुत सब चीज़ मिला होता है, लेकिन मिट्टी का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसलिए वह मिश्रण हो गया। लेकिन हम सल्फ्यूरिक एसिड पूछे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सब कंपाउंड है। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिला होगा, अगर फार्मूला है तब फिर यौगिक हो गया, और अगर फार्मूला नहीं है तो फिर वो मिश्रण हो गया, ठीक है। अब मिश्रण को हम 2 भाग में यहाँ पे कैटेगराइज करे हैं। एक समांगी हो गया, एक विषमांगी हो गया। इस समांगी को ही बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। याद रखेंगे, होमोजीनियस। और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो यहाँ से अब हमको चलना है, जब हम समांगी मिश्रण को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का जब समांगी मिश्रण होता है ना, तो उसी को कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। अब यहाँ से हमको समझना है बढ़िया से कि समांगी और विषमांगी क्या होता है। अब ध्यान से आप समझेंगे कि समांगी और विषमांगी क्या होता है। सपोज दैट कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये केला है, ठीक है। यहाँ पे आम है, ये क्या है? आम है, ठीक है। और यहाँ पे अलग प्रकार का कोई फल है, ठीक है, अलग प्रकार का कोई फल है। यहाँ पे ये अंगूर सब रखा हो गया है, ठीक है। इस कटोरा में एक बर्तन में लेके जा रहे हैं और इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, हमको 2 आदमी के बीच में देना है। तो ऐसे करके उठा के देंगे तो क्या गारंटी है कि सबको बराबर देंगे? आप दोनों को बराबर बांटेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी में केला चला गया, किसी में सेब चला गया, किसी में आम चला गया। इस प्रकार बराबर तो नहीं दे सकते। हो सकता है किसी को 1 अंगूर ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया ना। तो ऐसे मिश्रण को ही बोलते हैं विषमांगी। ऐसे मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? विषमांगी। लेकिन अगर हम इसी का जूस बना दें, इसी का क्या बना दें? जूस बना दें। अगर जूस बना दें और फिर 2 आदमी के बीच बांट देंगे तो दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि पूरा मिक्सअप रहेगा। तो सेब, केला जो भी है आपका यहाँ पर, वो सब अलग अलग हो गया। तो जूस हो जाता है समांगी। समांगी क्यों? क्योंकि जब ऐसे समझेंगे, हम ये कहते हैं समांगी किसको कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि जैसे कभी कभी आप लोग खाते होंगे कि चूड़ा वगैरह भुजा के मिला के खाते हैं, तब जब ऊपर का जब खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है, लेकिन जब बच जाता है, नीचे में जो बच जाता है उसमें नमक ज़्यादा होता है कि नहीं। जब आप पानी पीते होंगे उसमें कुछ मिला के, तो जैसे शरबत वगैरह पीते होंगे तो आप लगता होगा कि जब अंतिम चुस्की लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मीठा लगता होगा। तो ये कैसे हो गया? तो जब पहला चुस्की लिए थे तो उसमें दूसरा स्वाद था, और जब लास्ट चुस्की लिए तो उसमें क्या हो गया? ज़्यादा मीठा लग रहा है। तो इसका
मतलब ये बिस्मांगी है। लेकिन यही जब चाय को हम पीते हैं तो पहला चुस्की, दूसरा चुस्की, तीसरा चुस्की, आप जितना चुस्की लेना चाहें आप उतना ले सकते हैं। हर में आपको स्वाद अलग अलग मतलब एक ही जैसा लगेगा। तो ऐसे मिश्रण को ही समांगी कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो विलयन जो होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है, ये याद रखेंगे। तो जब समांगी मिश्रण को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है तो क्या होता है, वो विलयन कहलाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और विषमांगी तो विलयन होता ही नहीं है। तो विलयन एक प्रकार का क्या होता है, समांगी। और समांगी क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण जब पदार्थ को बांटा गया है रासायनिक आधार पर दो भाग में, शुद्ध और मिश्रण में, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम हटाते हैं तब देखिए, अब यहाँ पर हम समझेंगे बढ़िया से कि क्या होता है विलयन। तो विलयन के बारे में अभी जस्ट हम क्या बताएं, देखिए विलयन के बारे में हम जस्ट क्या बताएं अभी। विलयन जो होता है ये क्या होता है, दो या दो से, ये सारा तो पदार्थ दिए, अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मतलब होता है होमोजेनियस, समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विलयन, जिसको आप क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखेंगे आप कि जैसे आप एग्जांपल में हम दे रहे हैं कि वाटर में आप क्या करेंगे, नमक मिला देते हैं, सॉल्ट कर देते हैं। सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl। तो वाटर का भी तो H2O होता है, ठीक है ना। ये दोनों को मिलाएंगे, ऐसे करके हम मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट कुछ डाल रहे हैं, ऊपर से सॉल्ट डालें, ऐसे करके डाल दिए, ठीक है। तो कुछ देर के बाद ये पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो होगा, अब देखिए थोड़ा सा अगर मान लेते हैं, यहाँ पे आप समझेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर सिर्फ अगर पानी है, अगर समझेंगे यहाँ पे सिर्फ अगर पानी है तो इसको कहेंगे शुद्ध विलायक। क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। इसमें कुछ भी अगर नहीं मिलाया, अभी विलायक समझा देंगे आपको, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। जब इसमें कोई भी चीज़ मिला नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक, ठीक है। लेकिन जब इसमें चीज़ मिल गया तो इसको शुद्ध विलायक नहीं कहते हैं, इसको विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। समझ में आ रहा है? जब तक कुछ नहीं मिला है उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक, याद रखेंगे, उसको कहेंगे शुद्ध विलायक। और जब इसमें कुछ मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। अब ये विलयन तभी होगा जब इसमें पूरा घुल जाएगा, तभी विलयन कहलाएगा। अगर घुलेगा नहीं तो विलयन नहीं है, क्योंकि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब देखिए इसमें ये जल है और ये क्या है, नमक है। तो जो विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं विलायक। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको क्या कहता है, विलायक। तो वाटर आपका जो H2O लिख देते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं H2O, ठीक है, जिसको आप पानी कहते हैं, जल कहते हैं, लिख देते हैं जल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, ठीक है। तो जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो यहाँ H2O ज़्यादा है इसलिए ये क्या होगा, विलायक हो गया। ये क्या हो गया, विलायक। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। विलयन में जो कम मात्रा में, ऐसा थोड़ी होगा कि आप नमक ज़्यादा दे देंगे पानी कम देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पानी ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, तो जो ज़्यादा होता है उसको विलायक। ऐसे भी याद रखेंगे, जो बड़ा है वो विलायक है, तो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको विलय कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विलय कहते हैं। याद रखेंगे ये सब चीज़। और इसको विलायक को हिंदी में कहते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और इसको कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम अगर हम बता दें आपको तो इसको घोलक कहते हैं, और इसको घुल्ली कहते हैं। विलय को क्या बोलते हैं, घुल्ली कहते हैं, ठीक है। और जब विलयन को मिला, विलयन का ही नाम हो जाता है घोल। कहते हैं ना, घोल पिला दो, घोल, इसको घोल कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए विलयन क्या होता है, सिंपल, ये आपको जानना चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है, एकदम सिंपल भाषा में उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, इस पर आप जोड़ देंगे कि समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन। तो विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे जल और नमक मिला देंगे तो ये क्या हो गया आपका तो विलायक किसको कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक होता है। विलयन में जो कम मात्रा में होगा उसको विलय कहेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, जिसको विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, विलय को सॉल्यूट कहते हैं। इसका दूसरा नाम घुल्ली भी है, इसका दूसरा नाम घोली भी होता है, ठीक है, घोलक भी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार देखते हैं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद कैसे करना है, आप दिमाग में धसाएंगे कि गैस 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 3 बार बोलेंगे और 2 बार आप सॉलिड है यहाँ पर और बीच में लिक्विड है, ठीक है। 3 बार गैस है और 2 बार सॉलिड है और 1 लिक्विड, तो याद रखेंगे 3 गैस 2 सॉलिड और 1 लिक्विड, ऐसे करके आपको सजा देना, अरेंज करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि गैस को जब गैस के साथ मिलाते हैं, गैस को जैसे आप देखे होंगे कि जो हवा में है, पूरा वायुमंडल में है, आप देखेंगे कि क्या क्या गैस है बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग प्रकार का गैस है। तो ये हवा जो है गैसों का ही तो मिश्रण है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, ऐसा तो नहीं। पूरा हवा में बराबर मात्रा में ऑक्सीजन मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है कि नहीं, नाइट्रोजन मिला है। तो उसी तरह इसका मतलब ये समांगी मिश्रण हो गया, तो ये तो विलयन होगा ना। लेकिन ये किस प्रकार का विलयन है, तो गैस में गैस ही मिला है, तो सॉल्यूशन जो बनेगा क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल है क्या है, वायु है, एयर है। तो एयर एग्जाम्पल है गैस और गैस का, लेकिन पूरा हवा क्या है, गैस ही है। उसके बाद गैस का लिक्विड से हम देखेंगे कि जब गैस को लिक्विड में मिला देंगे तो आप देखें ये ज़्यादा मात्रा में होगा, हमेशा याद रखेंगे। ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, आप ये याद रखेंगे। तो लिक्विड है, तो लिक्विड को अगर गैस में मिलाएंगे तो लिक्विड ही बनेगा। तो आप देखेंगे सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है, जब जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे, जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो सोडा वाटर बनता है। तो याद रखेंगे कि गैस और लिक्विड का एग्जाम जो बनेगा तो क्या बनेगा, ये ज़्यादा मात्रा में, याद रखेंगे ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में, तो लिक्विड हो गया। तो ये क्या बना, सोडा वाटर। अब फिर जब गैस को सॉलिड से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, गैस को जब सॉलिड से, देखिए ये जो हम बी लिखे हैं आपको बता देते हैं, ये जो है विलायक है, आप याद रखेंगे, इसी को कहते हैं विलायक। ये ज़्यादा मात्रा में बोल रहे हैं और ये क्या हो गया, आपका विलय हो गया, ठीक है। तो ये कम मात्रा में, इसमें घुला हुआ है ये सब चीज़। तो आप देखेंगे कि सॉलिड है, जैसे एक आप देखेंगे कि एक धातु होता है पैलेडियम, तो पैलेडियम धातु में पूरा हाइड्रोजन गैस जो होता है चारों तरफ से एकदम मिला होता है, कहीं से भी आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है। तो सॉलिड में गैस जब मिलता है तो सॉलिड ही बनता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप देखेंगे कि लिक्विड में जब ये लिक्विड मिलाएंगे तो लिक्विड ऑब्वियस है, लिक्विड बनेगा। तो आप देखते होंगे कि जल में क्या होता है, एथेनॉल, जब दारू वगैरह सब पीता है, शराब वाइन सब, तो आप देखेंगे कि जल मिला के पीता है। तो एथेनॉल, तो ऐसे ही हम लोग मतलब जनरली लोग जो वाइन ड्रिंक जो करता है एथेनॉल ही पीता है, मेथेनॉल पी नहीं सकता है, ठीक है, उससे पीने से मृत्यु हो सकती है। तो सॉलिड और लिक्विड जब मिलाएंगे तो लिक्विड बनेगा। और ये जैसे आप देखें लिक्विड है, ये ज़्यादा है, लिक्विड ज़्यादा है, हो गया, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ जो बी लिखे है ये विलायक है और ए जो है ये क्या है, विलय है, ठीक है। तो लिक्विड ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है और उसमें हम क्या करें, नमक मिला दिए, तो क्या बनेगा, जल में NaCl, लिक्विड ही बनता है। आप देखते होंगे शरबत जो बनता है लिक्विड टाइप का ही होता है। फिर सॉलिड और सॉलिड मिलाएंगे तो सॉलिड ही बनेगा। जैसे आप देखेंगे पीतल और कांसा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे याद करेंगे, जब हम आपको बताएंगे तो पीतल, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज आदमी करता है, पीतल को इंग्लिश में ही ब्रास बोलते हैं, तो आपको एग्जाम में ऐसे करके ब्रास लिख के दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही चीज़ है, ठीक है, ब्रास। अब इसको कैसे याद करेंगे आप, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, पिताजी याद कीजिएगा। क्या करना है, पिताजी याद करना है। तो पिताजी से मतलब ही हो गया कि पी से हो गया पित्तल, ठीक है, ये क्या हो गया, पित्तल हो गया, ठीक है। और इसमें तांबा, ता मतलब हो गया तांबा, ठीक है, तांबा, और जी मतलब हो गया जस्ता। तो ये याद रखेंगे कि पीतल में जो है तांबा और जस्ता मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कांसा में तांबा और टीन मिला होता है, तो ये भी याद रखेंगे, तांबा और टीन मिला होता है इसमें, और इसमें होता है तांबा, कॉपर और Zn, ये याद रखेंगे। तो जब दो धातु मिलता है तो ऐसा, जब आप कांसा वगैरह सब पीतल वगैरह का सामान देखते होंगे, थाली वगैरह सब, तो हर जगह बराबर मात्रा समांगी मिश्रण होता है। तो ये हो गया विलयन का प्रकार। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं, 3 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 टाइप्स का क्या होता है, विलयन होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग मोल प्रभाज के बारे में देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, जब किसी सॉल्यूशन में तो अवयव 2 होगा कि नहीं, एक कंपोनेंट होगा विलायक होगा, जो कि ये विलायक है, ये क्या हो गया, विलायक हो गया, और एक जो होगा, एक होगा विलय, ठीक है, जो हम मिलाने वाले हैं उसको बोलते हैं विलय। तो ए हो गया विलय, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी, यहाँ पे बी कंपोनेंट है जो कि विलायक है, बी है, और ए मिलाने वाले हैं जो कि विलय है। ये कम मात्रा में इसलिए इसको विलय बोलते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में इसलिए इसको विलायक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी सॉल्यूशन में किसी अवयव का मोल प्रभाज क्या होता है, तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है
क्या बोल रहे हैं हम, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है तो उस अवयव का जो मोल संख्या, तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है, या तो आप विलय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं या तो फिर विलायक का। अगर आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल का संख्या आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें विलायक जो है इसमें मोल की संख्या कितनी है, और बटे का अनुपात निकालेंगे किससे, ये बिलियन का अनुपात। समझ में आ रहा है, बिलियन में मोल की संख्या। तो आप समझ ले, यहाँ देखिए कि ए जो है ए कंपोनेंट है, तो ए का जो मोल संख्या है, मान लेते हैं ए, यहाँ इसके मोल की संख्या क्या है, एक स्मॉल एन है, एन है, और बी का जो मोल संख्या है ये है बड़ी एन, कैपिटल एन। तो टोटल विलायक हो गया आपका, बी हो गया विलायक, तो ये क्या है विलायक है, और ये क्या हो गया विलय। दोनों को जब मिला देंगे तो ए प्लस बी बनेगा जो कि बिलियन बन जाएगा, बन जाएगा बिलियन। तो बिलियन में कुल मोल की संख्या क्या हो जाएगा, एन प्लस एन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब अगर हम आपको पूछे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो ए का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो उसको एक्स ए बोलते हैं। तो एक्स ए क्या हो गया, ए का मोल प्रभाज, ठीक है, और बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मोल प्रभाज क्या होगा, ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, याद रखें ए का मोल प्रभाज निकाल रहा है, तो ए का जो मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कि ए का मोल का संख्या कितना है। तो ए का मोल का संख्या कितना हो गया, एन हो गया, कोई दिक्कत। अब बटे बिलियन का मोल संख्या कितना है, तो बिलियन का तो टोटल एन प्लस एन है। फिर उसी तरह बी का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो क्या निकालें, लिखेंगे एन मोल की संख्या है ये, और ये बिलियन हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये होता है। तो किसी सॉल्यूशन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा बिलियन में कुल मोल की संख्या का अनुपात होता है। ये जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों अवयव के जितना भी अवयव है बिलियन में, उन दोनों अवयव के अगर मोल प्रभाज को जोड़ दिया जाए तो एक्स ए प्लस एक्स बी करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, एन बटे एन प्लस क्या हो गया, एन, और ये हो गया एन बटे एन प्लस क्या हो गया, एन हो गया। कोई दिक्कत। जब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एन प्लस क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ये एन प्लस एन हो गया, तो ये कट के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो याद रखेंगे, तो बिलियन में कुल अवयवों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वह सदैव क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं अब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका कि मोलरता और मोललता। इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसको बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है, आप यहीं याद कर लेंगे। तो देखिए, जब हम मोल की संख्या निकालते हैं, मोल की संख्या किसका होगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक कोई बर्तन है और इसमें कोई पानी है, ठीक है, कोई पानी है और इसमें हम नमक डाल रहे हैं, NaCl डाल दिए, ठीक है। तो इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कि जो NaCl है, जो NaCl है वो क्या हो गया, विलय हो गया। NH जो कम मात्रा में रहेगा वो विलय होगा, और जो वाटर हो गया वो आपका क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो घोल बनेगा उसी को बिलियन सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आपको पूछेंगे कि जब हम आपको मोलरता पूछ दें या मोललता पूछ दें तो कभी कभी आपको क्या होगा ना कि पानी का द्रव्यमान बता, किसी का द्रव्यमान निकलता है, वजन निकलता है, और किसी का आयतन निकलता है। आप बताएंगे कि पानी 2 किलो नहीं होता है, उसको 2 लीटर में। तो जब भी लीटर में किसी को नापा जाता है तो वो क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि वो आयतन हो जाता है। लेकिन जब चावल हम नापेंगे तो चावल को हम 2 लीटर नहीं बोलेंगे, 3 लीटर नहीं बोलेंगे, केजी, उसका द्रव्यमान निकाला जाता है। तो दुनिया में किसी चीज़ का आयतन होता है, किसी चीज़ का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो आप देखेंगे कि जितना भी लिक्विड चीज़ है, जो भी गैस वगैरह सब होता है वो लीटर में होता है, और जो भी सॉलिड चीज़ होता है उसका क्या होता है, वो द्रव्यमान होता है। तो समझ में आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो अब देखिए आप ध्यान से समझेंगे कि जब ये NaCl है, ये क्या हो गया, NaCl विलय हो गया, और ये हो गया पानी हो गया, ठीक है। तो 2 टॉपिक है, इसको आप बढ़िया से समझेंगे, मोलैलिटी और एक मोलैरिटी, जिसको मोलरता कहते हैं और एक मोललता कहते हैं। तो जब हम विलायक में 1 केजी विलायक का बात कर रहे हैं, किसका, 1 केजी विलायक, प्रति केजी विलायक, ठीक है। तो प्रति केजी मतलब 1 केजी विलायक में विलय के मोल की संख्या का जो संख्या होती है उसी को मोलरता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं, विलय क्या हो गया, इसमें पानी हो गया, तो पानी मान लेते कुछ है, जैसे मान लेते, ऐसे समझिए, जैसे इसमें पानी है, ठीक है, पानी मान लेते हैं 2 केजी, आप इसको केजी में नाप रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं। और इसके बाद इसमें जो है मिलाया गया है, चीनी मिला दिया गया है। क्या मिला दिया गया, चीनी। तो आप बताएंगे कि 2 केजी विलायक हो गया, तो आप इसमें चीनी मान लेते हैं हम 4 केजी मिलाए, 4 केजी मिलाए,
चीनी कितना मिला है, ज़्यादा मिला दिए, 4 kg मिला दिए, कुछ मिला है, इसमें मोल की संख्या उसकी कुछ अलग है, ठीक है। तो 2 प्रति केजी विलायक, विलायक मतलब हम पूरा शरबत का बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम पानी का बात करेंगे। तो प्रति केजी विलायक में जो विलय की मोल की संख्या जो होती है वही होती है मोललता। मोललता बराबर हो जाएगा विलय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे हम मोलरता का, मोलरता, तो आप यहाँ पे आपको ना लीटर नजर आएगा, मोलरता, लरता लीटर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 लीटर, यहाँ उसमें देखिए मोललता में, इस मोललता में विलायक का बात किया गया था। किसका बात किया गया था? विलायक का बात किया गया था। और मोलरता में जो होता है बिलियन का बात किया जाता है। किसका बात किया जाता है? बिलियन का बात किया जाता है, ठीक है। और बिलियन किस में होगा? लीटर में, ये याद रखेंगे। और विलायक किस में होगा? केजी में होगा। तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि जब 1 लीटर बिलियन में देखिए दोनों में विलय के मोल की संख्या निकालेंगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो यहाँ भी है विलय के मोल की संख्या, आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ भी है विलय के मोल की संख्या। लेकिन वो जो अनुपात होगा नीचे में जो किससे रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर है विलायक का द्रव्यमान, मोलरता में विलायक का द्रव्यमान, और मोलरता में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलियन रहेगा, वो भी किस में रहेगा? लीटर में। इसको दिमाग में रखना है। तो 1 लीटर बिलियन में विलय के मोल की संख्या जो होती है मोलरता, जब भी लीटर का बात किया जाएगा मोलरता हो जाएगा, ये याद रखेंगे। और उसमें 1 लीटर है, 1 लीटर बिलियन में विलय के मोल की संख्या जो होती है वो मोलरता कहलाती है। और प्रति केजी विलायक में विलय के मोल की संख्या जो होती है वो मोललता कहलाती है। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोललता को, और मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, आप याद रखेंगे। आपको अगर मोलरता निकालना हो तो विलय की मोल की संख्या आपको पता होना चाहिए, और विलयन का आयतन पता होना चाहिए, उसको वो भी किसमें? लीटर में होना चाहिए। ये सब आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको बढ़िया से देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए पहले आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गैसों की विलयता क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे इसको कि ये क्या होता है, कि विलयता क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे कि जो गैस होता है, गैस के साथ तो आराम से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप मोर्टिन का धुआं दे दें, अगरबत्ती का धुआं दे दें, तो दोनों को एक रूम में रख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मोर्टिन का धुआं कहाँ गया, दोनों मिल जाता है बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पे विलयता जो होती है, मतलब दोनों का मिक्सअप बहुत बढ़िया से हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैस सिर्फ गैस के साथ ही मिश्रण करता है बढ़िया से, गैस सॉलिड के साथ भी करता है, गैस लिक्विड के साथ भी करता है। तो आपको बेसिकली आपको पढ़ना है इसके साथ, द्रवों के साथ, ठीक है। तो लिखे हैं द्रव में गैस की विलयता। आप थोड़ा सोचेंगे कि लिक्विड में कैसे गैस मिल सकता है। तो आपको पता होगा कि जब वाटर होता है, जो पानी होता है, नदी तालाब झरना कहीं भी चले जाएंगे आप, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जीव जो होता है, जो मगरमच्छ होता है, डॉल्फिन, बहुत अंदर में जाके रहता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचेंगे कि उसके अंदर कैसे रह लेता है, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो वो ऑक्सीजन ले लेता है वहाँ से। तो इसी को कहते हैं कि कितना बढ़िया से घुला रहेगा, उसमें कितना अच्छे से मिला रहेगा, उसी को कहते हैं विलयता, ठीक है। और सॉलिड में भी मिलता है। आप और हम आपको एक एग्जांपल बताएं कि आपको अगर वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो ये सोडा वाटर बन जाएगा। तो ये हो गया ना, तो मिल जाएगा। अभी हम जस्ट आपको बताए थे विलयन का प्रकार में कि जो पैलेडियम धातु होता है उसमें हाइड्रोजन गैस मिला होता है कि नहीं। तो ठोस में भी गैस मिल सकता है, समझ में आ रहा है। तो ठोस में भी गैस मिलता है और लिक्विड में भी गैस मिलता है, इसी को कहते हैं विलयता, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा विलयता कैसे घुलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो द्रव में जो गैस की विलयता होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि गैस और द्रव की प्रकृति। अगर आप पानी है, थोड़ा सोचेंगे कि पानी में अगर ऑक्सीजन को मिलाना होगा या फिर कोई दूसरा तेल में रहेगा या फिर अलग अलग चीज़ में रहेगा, तो सब का क्वालिटी अलग अलग होता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि गैस और द्रव का प्रकृति कैसा है, कि कौन सा गैस को आप मिलाना चाह रहे हैं। अगर हल्का गैस है तो फिर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा टेम्परेचर देख के भी हम लिक्विड को गैस में मिला सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे चाय वगैरह बनाते होंगे तो कभी कभी पूरा मिक्सअप करने के लिए हीट बढ़ा देते हैं, करते हैं कि नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी द्रव में गैस मिल जाता है बढ़िया से। और दूसरा दाब, आप कुकर वगैरह सबका देखते होंगे, प्रयोग करते होंगे, तो उसमें दाब प्रेशर देता है, प्रेशर की वजह से जल्दी बनता है। तो उसमें 3 चीज़ पे निर्भर करता है, एक तो गैस और द्रव का प्रकृति पर, दूसरा टेम्परेचर पर और तीसरा प्रेशर पर। याद रखेंगे, ताप को ही बोलते हैं टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, इसको प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए इसी द्रव में जो गैस का जो विलयता है, इसी पर नियम दिया था हेनरी ने। सबसे पहला जो प्रयोग करा था वो हेनरी ने करा था। उन्होंने क्या कहा कि किसी दिए गए ताप पर, जो ताप है,
ताप को बढ़ाना नहीं है, ताप पर गैसों की विलायक में ताप पर गैसों की विलायक में उनके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो प्रेशर देंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा घुलेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा घुलेगा। वही कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होगा वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है। विलेयता जो होता है उसके आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत, आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। ताप पर गैसों की विलायक में जो विलेयता होगी उनके आंशिक दाब के क्या होगा, समानुपाती होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। विलायक में विलेयता, छूट गया वहां पे, विलायक में विलेयता, ठीक है, उनके आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है। तो किसी दिए गए ताप पर गैसों की विलायक में विलेयता जो होता है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मेन पॉइंट ये है कि विलायक में जो विलेयता जो होता है, विलेयता कहाँ पर, विलायक में ही घुलाएंगे ना, विलायक में ही मिलाएंगे। आप थोड़ा सोचेंगे कि मिलाएंगे कहाँ पर, तो ये ज़्यादा मात्रा में विलायक होता है, कम मात्रा में ये होता है, तो आप किसको रिस्पेक्ट देंगे ज़्यादा, विलायक को। तो विलायक में जो गैसों की विलायक में विलेयता और जो मिलेगा, तो ये गैस है ना, ये गैस है, ये द्रव्य मिल रहा है, तो इसी को कहते हैं विलायक। तो गैस कह रहा है कि गैसों की विलायक में विलेयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है समानुपाती होता है आंशिक दाब के, प्रेशर के। तो एक्स लगा दिया यहाँ पे। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पर इसको हटेगा, एक कांस्टेंट होता है जिसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे के का प्रयोग करते हैं। तो के यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट हो गया, पी एक्स जो हो गया ये आपका क्या हो गया, आंशिक दाब हो गया, और ये जो एस है ये क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, इसका विलेयता बोलते हैं। कोई दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मोल प्रभाव, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बढ़िया से, तो और अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बताएं तो जो मोल प्रभाव जिसको आप एक्स कहते हैं, वे किसके समानुपाती हो जाता है, ये सॉल्युबिलिटी के समानुपाती होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, मतलब आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो जब इसी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, के एच आता है, जिसको हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसी को हटाएंगे तो यहाँ पे के एच का प्रयोग कर देंगे। तो ये याद रखेंगे, ये क्या हो गया, मोल प्रभाव हो गया, ये हेनरी कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, आंशिक दाब हो गया। तो आंशिक दाब जो होता है मोल प्रभाव के भी समानुपाती होता है, ये भी याद रखेंगे आप। आंशिक दाब मोल प्रभाव के समानुपाती होता है और आंशिक दाब विलेयता के भी समानुपाती होता है। तो दोनों इक्वेशन को याद रखेंगे, ये हेनरी का नियम है, इसको आप देखेंगे। आगे हम चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम बढ़िया से समझ के जाना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए राउल्ट का नियम एक्चुअली होता क्या है, आपको समझाने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा लेके चलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो इसको बोलते हैं, और कुछ भी मिला नहीं है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। ये दिमाग में याद रखेंगे। और जैसे ही इसमें कुछ भी मिला देंगे, जैसे ये पानी था और इसके बाद इसमें हम कुछ भी मिला देंगे, NaCl मिला दे, चीनी मिला दे, कुछ भी, तब ये क्या हो गया, विलयन हो गया। कोई दिक्कत है, ये विलयन हो गया। समझ में आ रहा है। अब हम आपको जस्ट इससे पहले क्या बताए थे, विलय का मोल प्रभाव निकालते हैं कैसे, विलय के मोल की संख्या बटे विलयन का मोल का संख्या। फिर विलायक का मोल प्रभाव कैसे निकालते हैं, विलायक का मोल का संख्या बटे विलयन का मोल प्रभाव मोल की संख्या, इसी तरह निकालते हैं ना। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, ये जो विलायक का जो इसका जो विलायक, इसमें विलयन है ना, तो इसमें जो पानी का, जैसे विलयन हो गया, ये विलयन नहीं हुआ, NaCl है और पानी है, तो इसे विलयन हो गया। तो विलयन में जो ये पानी का जो वाष्प दाब होगा, ये जो वाष्प दाब होगा, ये कह रहा है कि ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा शुद्ध विलायक, ये जो शुद्ध विलायक था, जो कि इसमें पानी नमक मिला नहीं था उस समय, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, वहां पे लिखे हैं शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब। और विलयन में, ये जो विलयन है में विलायक का जो मोल प्रभाव, ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ये जो विलयन में, ये जो विलयन है, इस विलयन में विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक का क्या होगा, वाष्प दाब जो होगा, ये जो वाष्प दाब होगा, विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या कह रहा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और किसका, यहाँ जो विलयन में जो विलायक है उसका मोल प्रभाव निकालेंगे। इस विलायक का क्या निकालेंगे, मोल प्रभाव, और इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब, ये दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका विलायक का वाष्प दाब निकलेगा, इसका विलायक का वाष्प दाब निकलेगा।
यहाँ पे हम लिखे हैं कि पी एस बराबर x1 पी नॉट, ठीक है। पी नॉट मतलब क्या हो गया कि नॉट जब भी लगाएंगे तो समझिएगा शुद्ध चीज़ है वो, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसका विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया, पी नॉट हो गया। अब इसका वाष्प दाब जो हो गया विलयन का सॉल्यूशन का, तो निकालेंगे पी एस, निकाल दिए, सॉल्यूशन का वाष्प दाब हो गया। और इसी में विलायक का, ये जो विलायक है पानी है, इसका मोल प्रभाज क्या हो गया, x1। तो वही कह रहा है कि जो तो विलयन में जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, विलायक, इसका जो विलयन में जो विलायक है, विलयन में जो विलायक है, उसका जो विलायक का क्या निकाल रहे हैं, वाष्प दाब। ये जो वाष्प दाब है कि नहीं, वाष्प दाब जिसको आप क्या बोलते हैं, पी एस, विलयन में विलायक का वाष्प दाब हो गया पी एस। ये जो होता है बराबर होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है, पी एस बराबर जो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया, पी नॉट। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी ये गुना किसके, गुणनफल के बराबर होता है। किसके गुणनफल के बराबर होता है, जब इस विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं पानी का, तो ये हो गया x1। इसी को तो लिखे हैं कि पी एस बराबर क्या हो गया, x1 पी नॉट। यही हो गया राउल्ट का नियम। समझ में आ रहा है ना, तो राउल्ट के नियम। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। तो यहाँ से आप आदर्श विलयन भी लिख सकते हैं। आदर्श विलयन का कंडीशन क्या है कि ये जो वाष्प दाब होगा, किसका वाष्प दाब होगा, विलयन में विलायक का जो वाष्प दाब होगा, आपका जो बराबर हो जाएगा विलयन में विलायक का मोल प्रभाज, और ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। जो इसको फॉलो करेगा वो आदर्श विलयन होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, अनादर्श विलयन। मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो हो गया आपका आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो देखिए, विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है वह किस पर निर्भर करता है, विलयन के, अच्छा पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सब बता रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाता है आपको, हम यहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं ना वो क्वेश्चन सारा का सारा आ जाता है। तो इसलिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है भाई उसी चीज़ को हम लिखे हैं कि आपसे क्वेश्चन कम से कम नहीं छूटे, ठीक है। देखिए अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए किस पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर। विलयन में जो कण की संख्या, जैसे विलयन है, ये विलयन है और इसमें कितना कण है उसके कण की संख्या पर निर्भर करता है कि कई गो है। समझ में आ रहा है ना। ये अब जैसे आप ये नहीं सोचिएगा कि ताकतवर है कि कमजोर है कि मजबूत है, थोड़ा सोचिए कि आपको मारना है, किसी को मारना है, तो ये थोड़े होगा कि अब जैसे देखिए 2 बूढ़ा आदमी आ गया, 2 बूढ़ा आ गया, ठीक है, 2 बूढ़ा हो गया, 3 जवान हो गया, 1 बच्चा हो गया। तो ये बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कई गो बूढ़ा है, कई गो बच्चा है, कई गो जवान है। इस बात पे निर्भर करता है कि कई लप्पड़ मारा गया। तो आप देखिए कि 2 बूढ़ा, 3, 1 5 और 1 6 लप्पड़ मारा गया। अब अलग बात है कि बच्चा का कमजोर लप्पड़ होगा, बूढ़ा का और कमजोर होगा, उससे कोई मतलब नहीं, जवान का इस पे निर्भर नहीं करता है। आपको ये पता है कि कितना लप्पड़ मारा गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 2 3 पर इस संख्या पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि विलय का 2 चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, एक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, याद रखेंगे, एक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और एक परिमाण पर भी निर्भर नहीं करता है कि 2 किलो था, 3 किलो था, कितना बड़ा था, छोटा था कि लंबा था कि क्या मोटा था कि क्या था, आपको पता नहीं, उससे मैटर नहीं करता है। विलयन में वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इस पर ध्यान देना है कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसको विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह गुणधर्म है जो विलयन के कणों की संख्या, वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है, उसी को कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। और कुछ प्रॉपर्टी जैसे आप देखेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन, यह कणों की संख्या, विलयन के कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ है जैसे हिमांक अवनमन और परासरण दाब, तो हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, आपको लगता होगा कोई बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन बड़ा चीज़ नहीं है। आप जैसे देखेंगे कि जैसे ये शुद्ध विलायक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक है, आप समझेंगे ये क्या है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। तो ये शुद्ध विलायक पानी है, तो ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक। इसको क्या बोलेंगे जी, शुद्ध विलायक। इसको क्या बोलेंगे, शुद्ध विलायक। और इसमें हम कुछ मिला दिए, अब क्या करें, कुछ मिला दिए बाहर से, तो अब ये क्या हो गया, विलयन हो गया, है कि नहीं। अब थोड़ा देखिए कि जब
अब देखिए क्वथनांक किसको कहते हैं? क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव पिघल मतलब उबलने लगे, उसी को तो क्वथनांक कहते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होने लगे, बॉयल होता है। तो जब शुद्ध विलायक था तो मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसको बाहर से हम कुछ मिलाएंगे, बाहर से कुछ मिलाएंगे तो इसका जो क्वथनांक का जो पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। अब यह 100 पे तो नहीं है उबलेगा, ये 105 पे उबलेगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए इसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब बचपन में पढ़े होंगे, उन्नयन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। अवनमन मतलब ऊंचाई दूरी में पढ़े होंगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो उन्नयन मतलब होता है मतलब अभी कम था फिर बाद में ज़्यादा हो गया तो इसको उन्नयन कहते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा था बाद में कम हो गया तो अभी का संख्या अभी ऐसे ये है, अभी ये हो गया, अभी ये है बाद में ये हो गया तो इसको बोलते हैं उन्नयन। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कहते हैं। लेकिन अभी ये था और छोटा हो गया, इसी को कहते हैं अवनमन। इसको क्या कहते हैं? अवनमन, ठीक है। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन इसी को कहते हैं। अब देखिए मान लेते हैं ये जो प्रेशर था ये P0 था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को दाब को कहेंगे P0, और ये सॉल्यूशन का है तो PS हो गया। तो ये ज़्यादा हो गया तो इसको घटाएंगे तो PS में क्या करेंगे? P0 घटाएंगे तो ये जो निकलेगा 5 डिग्री निकलेगा, इसी को कहते हैं क्वथनांक का। मतलब 5 डिग्री क्या हुआ? ये क्वथनांक का उन्नयन हुआ, 5 डिग्री बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। कब बढ़ा? जब इसमें कोई भी चीज़ क्या करें? मिलाने से, ठीक है। कोई भी विलय के मिलाने से उसका जो वाष्प दाब होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है। अब यहाँ पे अवनमन में क्या होता है? जैसे मान लेते हैं यही फिर सोचिए कि ये क्या है? शुद्ध विलायक है, ये क्या है? शुद्ध विलायक है, ठीक है। और ये जमता है, ये क्या होता है? जमता है, फ्रीज होता है, फ्रीज होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस ताप पर कोई भी चीज़ जमना स्टार्ट हो जाता है उसको हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा सोचिए, ये मान लेते हैं कि कुछ पे जम रहा था, 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था? जम रहा था। मान लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसा है कि 40 डिग्री पर जम रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है, ऐसे समझिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया? जम गया, जमता है, ठीक है, शुद्ध विलायक। लेकिन अब इसमें कुछ मिला दिए तो अब बताइए कि ये जल्दी जमेगा कि कम लेट से जमेगा? तो अब जो वो होगा उसके लिए टेम्परेचर उसको क्या करना पड़ेगा? अब बताइए कम में पे जम जाएगा, वो क्या होगा? कम पे ही, -5 डिग्री पे ही क्या होगा? जम जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी क्या होगा? कुछ मिलाने के बाद वो तो जल्दी गाढ़ा हो गया ना, तब जल्दी जम जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जल्दी जम जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप देखेंगे कि दूध को जमाएंगे तो दूध को जमने में टाइम लगता है, दूध से दही बनने में, ठीक है। लेकिन जब दूध में चीनी मिला देंगे तो जल्दी फिर जम जाता है। क्या होता है? जल्दी जम जाता है, अब पता होगा आपको। तो ऐसा करके आप देखेंगे जब कोई भी चीज़ मिलाते हैं ना तो बहुत जल्दी क्या होता है? जम जाता है। कम में टेम्परेचर पे क्या होता है? जम जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो टेम्परेचर था और यह टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। इसी को कहते हैं हिमांक का अवनमन। क्या हो कहते हैं? हिमांक का अवनमन। समझ में आ रहा है ना? तो क्वथनांक का क्या होगा? उन्नयन होगा, और हिमांक का क्या होगा? अवनमन। मतलब पहले जितना था उससे घट गया, उससे कम में ताप पे अब क्या हो जाएगा? ये जम जाएगा। समझ में आ रहा है? और पहले जितना शुद्ध विलायक जितना पे जमता था, ये विलयन जो होगा उस पर कम ताप पे ही क्या होगा? जम जाएगा। टेम्परेचर पे, ताप मतलब टेम्परेचर, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, जब कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो अब ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उसको उबालने के लिए, तो इसको कहते हैं हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं परासरण दाब, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। तो परासरण एक ऐसा प्रक्रिया, ये विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है जो विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो परासरण ये विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण, ये सब विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है। आपको परीक्षा में पूछ सकता है इनमें से कौन सा विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो आप याद रखेंगे। तो परासरण किसको कहते हैं आप समझेंगे ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं ये विलायक है, पानी है, इसमें कुछ कण है, विलय के कुछ कण है, ठीक है। और यहाँ पर एक हम झिल्ली दे रहे हैं, एक क्या है? एक झिल्ली है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ठीक है ना। ये क्या है? एक झिल्ली है जिससे कि पार हो जाता है। तो ये एक जब अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें तो जो विलायक जो होता है, क्या बोल रहे हैं? विलायक। विलायक का मतलब जो पानी है, विलायक का अणु विलयन की ओर जाता है, जिधर मिला होता है उधर। तो जब विलायक का अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की तरफ जाता है, मतलब कहने का मतलब जो डाइल्यूट है उसको कंसंट्रेट करता है, तनु को सांद्र करता है, उसकी तरफ जाता है। ऐसे आप समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी आप देखेंगे, सिंपली आपको हम समझाते हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे आप
पानी में क्या करते हैं, नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं, ठीक है। तो मिला दिए तो कहीं पे ज़्यादा मिल जाता है, कहीं पे कम मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा हो गया और यहाँ पर कम गाढ़ा है, ठीक है ना। तो ये जो विलायक का जो पानी का जो अणु होगा यह इधर की तरफ बहेगा, इधर की तरफ जाएगा, ये ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जो पानी था, ये जो पानी था जो कि डाइल्यूट था, पंचुचुर टाइप का होता है ना, उसी को कहते हैं डाइल्यूट। इसी को गाढ़ा करने के लिए इधर से इधर की तरफ बहता है, तो ये बहकर इधर चला जाएगा। तो विलायक का अणु किधर चला जाएगा, विलयन की तरफ जाएगा। मतलब ये तनु विलयन को सांद्र विलयन की तरफ जाता है। तनु विलयन यहाँ पे है, मतलब पतला पतला टाइप का, पंचुचुर टाइप का। ये कहाँ बह के चला जाएगा, सांद्र विलयन की तरफ। समझ में आ रहा है ना। तो उधर की तरफ बहेगा। तो इसी क्रिया को कहते हैं परासरण। जब विलायक का अणु किधर चला जाएगा, विलायक के अणु की तरफ जाएगा और किस झिल्ली को पार करके, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाएगा। तो ऐसी क्रिया को परासरण कहते हैं। और जब इसको रोकने के लिए, जब विलयन पर ऊपर से दाब लगाते हैं, विलयन की क्रिया, परासरण की क्रिया रुक जाती है। विलयन के ऊपर जब दाब लगाया जाता है जिससे कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, ऐसे दाब को कहते हैं परासरणी दाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परासरणी दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा चीज़ को अच्छे से डिटेल में 2-3 बार देख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। आप देखेंगे एग्जाम में कि ये रामबाण साबित होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा वरदान साबित हो जाएगा। आप सॉलिड स्टेट भी देख चुके होंगे और इसको भी देख लिए होंगे। आप बढ़िया से अच्छे से पढ़िए और नंबर को एकदम पूरा जितना ज़्यादा ला सकते हैं लाइए, जितना ज़्यादा कि आप 70 नंबर कोशिश कीजिए कि 70 का 70 आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।